Hello everyone. In this video, we will discuss the remaining portion of the second chapter of Bipin Chandra's History of Modern India. In this video, we will talk about the social and economic conditions of the people. So one baseline that you have to remember is the fact that जो 18th सेंचुरी का इंडिया था उसमें इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल प्रोग्रेस तो हुई बट उस एडिक्वेट पेस पे नहीं हुई जितनी नेसेसरी थी. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस की. तो इकोनॉमी जो थी इंडिया की 18th सेंचुरी में इट वाज डिपेंडेंट ऑन 3 थिंग्स: एग्रीकल्चर, ट्रेड इंटरनल और फॉरेन, और फिर इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर. इंडिया जो 18th सेंचुरी का इंडिया था इट वाज अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स. क्यों? मतलब इसलिए क्योंकि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो थी वो को एग्जिस्ट करती थी, साथ साथ में थी विद एक्सट्रीम रिचेस एंड लग्जरी. एक्सट्रीम पॉवर्टी किसके का एग्जाम्पल थे? हमारे इंडियन पीजेंट्स. और एक्सट्रीम रिचेस एंड लग्जरी के एग्जाम्पल थे हमारे इंडियन नोबल्स. तो इंडियन पीजेंट्स जो थे जो वो बेसिकली एक बेयर सब्सिस्टेंस लेवल पे जी रहे थे. बेयर सब्सिस्टेंस लेवल मतलब दे वर ओनली बेयर सब्सिस्टेंस लेवल मतलब सर्वाइवल. बस किसी भी कुछ भी नथिंग एक्स्ट्रा बट ओनली उतनी चीज़ें थी उनके पास, उतनी चीज़ें वो अफोर्ड कर सकते थे जो उनके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं. तो इंडियन पीजेंट्स इम्पॉवरिश थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब थी और दे वर जस्ट सर्वाइविंग, दे वर नॉट थ्राइविंग. कोई बस बेयर सर्वाइवल वाली चीज़ें वो अफोर्ड कर पाते थे एंड उसके ऊपर से बहुत सारे इनजस्टिसेस से भी इनको डील करना पड़ता था. और जो हमारे इंडियन नोबल्स थे एट द सेम टाइम जब इंडियन पीजेंट्स की ये हालत थी, ये जो हमारे इंडियन नोबल्स थे वो लग्जरी और कंफर्ट में डूबे हुए थे. अब क्या रीजंस थे कि एग्रीकल्चर में इंडियन पीजेंट्स की ऐसी हालत थी? पहला रीज़न था, सबसे बड़ा रीज़न जो था वो था टेक्निकल बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. जो हमारे इंडियन फार्मर्स थे वो सदियों से, कई 100 सालों से जो उनकी टेक्निक्स थी प्रोडक्शन की वो सेम ही थी. और ऑब्वियसली इतने सारे सेंचुरीज़ के ओवर चीज़ें चेंज होती हैं, लैंड क्वालिटी चेंज होती है, आपका क्लाइमेट चेंज होता है, बट इंडियन फार्मर्स की टेक्निकल बैकवर्डनेस इतनी ज़्यादा थी कि उनकी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया था. और इससे बावजूद वो क्रॉप्स को उगाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी. तो वो इन ऑर्डर टू मेक अप फॉर दिस टेक्निकल बैकवर्डनेस जो इंडियन फार्मर्स थे दे वर्कड वेरी वेरी हार्ड. बट फिर भी अगर ये काम करने के बावजूद, इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद अगर फसल अच्छी हो भी जाती थी तो उनको इतना, उनका जो रिवॉर्ड था उस फ्रूट ऑफ लेबर का वो बहुत ही ज़्यादा इनएडिक्वेट था. क्योंकि जो आपके ज़मींदार थे, जो जागीरदार थे, जो आपके रेवेन्यू फार्मर थे, जो स्टेट था वो जितना शेयर लेते थे उसकी उगाई हुई प्रोड्यूस का वो बहुत ही ज़्यादा हाई था. तो सेकंड रीज़न आप बोल सकते हैं जितना ऑपरेशन था इन टर्म्स ऑफ देयर पेइंग कैपेसिटी. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेड की. ट्रेड मुगल्स के अंडर इंडिया की जो ट्रेड थी वो बहुत ज़्यादा इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड होती थी विद कंट्रीज़ ऑफ एशिया एंड यूरोप. और हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो करते थे उसमें से सबसे ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में थी हमारे एक्सपोर्ट में से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी, वो थी हमारी कॉटन टेक्सटाइल्स. इसके अलावा हम इंडिगो, स्पाइसेस और हर्ब्स एंड ड्रग्स ये भी एक्सपोर्ट करते थे 18th सेंचुरी में. अब इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा, इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी थी तो हमें बाहर से कुछ ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को बराबर करने के लिए, यानी इंपोर्ट इज़ इक्वल टू एक्सपोर्ट करने के लिए, हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर जो है बाहर वाली कंट्रीज से एक्सपोर्ट कर लेते थे, बाहर वाली कंट्रीज से हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट कर लेते थे. तो इंडिया को बोला जाता था इट वॉज द सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल्स, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी तो उनको ये प्रेशियस मेटल्स यानी गोल्ड एंड सिल्वर यूज़ करके इंपोर्ट करनी पड़ती थी चीज़ें. बट बिकॉज इंडिया वॉज वेरी सेल्फ सफिशिएंट तो यहाँ उल्टा होता था, हम गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट कर रहे थे.
तो इसलिए 18th सेंचुरी की बस जब शुरुआत ही हुई थी, जब आप बोल सकते हो एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, तब ये बोला जाता था कि जिसने भी इंडिया के कॉमर्स पे अपना कंट्रोल जमा लिया वो इवेंचुअली पूरे वर्ल्ड का मास्टर है, पूरे यूरोप का मास्टर है, क्योंकि इंडिया में इतना सिंक था प्रेशस मेटल्स का कि उनको यूज़ करके यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट इन दिस वर्ल्ड। आपको कुछ भी खरीदना है आप खरीद सकते हो, आपको किसी को भी कहीं पे भी अपना कुछ सेटअप करना है आप कर सकते हो। बट 18th सेंचुरी स्टार्ट होने के बाद जब थ्रू आउट द 18th सेंचुरी एक सेटबैक ही देखने को मिला, इंस्पाइट ऑफ इतने सारे हमारे गुड पॉइंट्स और हमारे फेवर में इतनी चीज़ें। अब वो सेटबैक क्यों था? इंटरनल ट्रेड क्यों वीकन हुई? पहला रीज़न ये था कि क्योंकि ये आपस में जो पावर की टसल चल रही थी उसकी वजह से इतना कंटिन्यूस वॉरफेयर होता था, और जब वॉर्स होती थी तो जब दो लोगों में लड़ाई होती थी तो तीसरे का फ़ायदा होता है। तो जो पेटी ऑफिशियल्स थे, जो ज़मींदार थे, तो वो क्या करते थे, उस केओस का फ़ायदा उठा के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिसरप्ट करते थे, रॉबरी करने लगते थे। तो उस वजह से इंटरनल ट्रेड सफ़र हुई। दूसरा ये था कि वॉर करके अगर दूसरी पार्टी अपना किंगडम बना भी लेती थी तो वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती का कस्टम ड्यूटी लेवी कर देते थे कि अगर गुड्स उनकी टेरिटरी से पास कर रहे हैं तो द मर्चेंट हैज़ टू पे टैक्सेस। तो ये एक बहुत ही ओवर बर्डनिंग था मर्चेंट्स का। तीसरा रीज़न ये था कि जैसे जैसे लग्जरी लविंग किंग्स और नोबल्स जो थे उनको ओवरथ्रो करके जो नए स्टेट्स फॉर्म हुए थे, उस वजह से ऐसे लग्जरी लविंग लोगों का क्या है, इनके हाथ से पावर और थ्रोन और ये सब चला गया था। तो इस वजह से नेचुरली एक यही लोग डिमांड करते थे लग्जरी आर्टिकल्स की ट्रेड में, तो वो भी ट्रेड इन लग्जरी आर्टिकल्स कम हो गई। फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करेंगे तो जो सी के ओवर जो ट्रेड आती थी फॉरेन कंट्रीज से और फॉरेन कंट्रीज़ को जाती थी वो एक्सपैंड हुई, बट जो आपका लैंड के ओवर आती थी स्पेशली पर्शिया यानी ईरान और अफ़गानिस्तान वाले एरिया से, वहाँ पे एक डिसरप्शन हुआ। बट स्टिल जो हमारे आर्टिसंस थे, भले ही पेट्रोनेज चली गई उनकी बिकॉज नोबल्स और किंग्स का डिक्लाइन हुआ बहुत सारे वेल एस्टैब्लिश स्टेट्स में, बट दे स्टिल इंजॉयड फेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके जो आर्टिकल्स हैं उनकी स्टिल एक बहुत अच्छी डिमांड थी। इंडस्ट्री जो थर्ड लेग था आपके इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, अब पॉलिटिकल फैक्टर्स जिसने ट्रेड को हैम्पर किया, ट्रेड को हार्म किया, उन्होंने ही इंडस्ट्री को भी हार्म किया, क्योंकि पॉलिटिकल फैक्टर्स के ज़रिए के वजह से जो बहुत ही हमारी प्रॉस्परस सिटीज़ थी वेल एस्टैब्लिश स्टेट्स की, जहाँ पे बहुत फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती थी, उन सिटीज़ को लूट किया गया, उनको प्लंडर किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली में नादिर शाह का इन्वेजन हुआ, फिर दिल्ली आगरा मथुरा में अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हुआ, उसके बाद गुजरात और मालवा और राजस्थान वाले एरियाज़ जो थे वो मराठा सरदार्स ने कैप्चर करने शुरू किए, उनको प्लंडर करना शुरू किया। बट कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी थी अदर पार्ट्स में जिनका एट द सेम टाइम प्रोग्रेस हुआ। इसका सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल इज़ जो हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी, और इनका ये प्रोग्रेस इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे बहुत सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हमारे यहाँ आ गई थी, पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, तो वो सबको शिप्स चाहिए होते थे। तो इंडिया के जो लोग हैं क्राफ्ट्समैन और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो शिप बिल्डिंग में बहुत अच्छा काम करते थे, जिसकी वजह से ये यूरोपियन कंपनीज़ ने बहुत सारा इनसे ख़रीदा। तो बेसिकली समरी में इकोनॉमिक प्रोग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में एक स्ट्रेट अवे डिक्लाइन था बिकॉज ऑफ टेक्निकल बैकवर्डनेस। ट्रेड इनलैंड डिसरप्ट हो गई थी बट आर्टिसंस अभी भी सही थे। फॉरेन ओके ओके चल रही थी। इंडस्ट्री कुछ में डिक्लाइन थी, कुछ एरियाज़ अच्छे चल रहे थे। तो बेसिकली 18th सेंचुरी में अगर कोई ये कहे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम बंद हो गई थी, वो दैट इज़ नॉट ट्रू। बट जो पहले बॉयंसी होती थी हमारी इकोनॉमिक लाइफ की वो ख़त्म हो गई थी। अब कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी, बहुत कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही थी। एक हमारी इकोनॉमी में रिजिलियंस था, इसकी वजह से हम फाइट बैक कर गए इतने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस ऑफ 18th सेंचुरी में। बट स्टिल जो एक बूम होता है वो बूम नहीं था। एट द सेम टाइम अगर बूम नहीं था इसका ये मतलब नहीं है कि इकोनॉमिक लाइफ पूरी ठप हो गई थी। बट बिपिन चंद्रा सेज
कि इतने इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के बावजूद जो ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था हमारे इंडियन रूलर्स की पॉलिसीज़ की वजह से, वो कंपैरेटिवली कम था जितना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ की वजह से जो इंडियंस को इकोनॉमिक डिस्ट्रेस देखने को मिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन में हायर एजुकेशन जो थी वो फाइनेंस करते थे नवाब्स, आपके रिच ज़मींदार्स। और हायर एजुकेशन दो चीज़ों में दी जाती थी, हिंदूज़ को संस्कृत में और मुस्लिम्स को पर्शियन लैंग्वेज में दी जाती थी। तो एक ये कहना कि जो रूलर्स थे 18th सेंचुरी इंडिया के, उन्होंने एकदम निगलेक्ट किया एजुकेशन को, दैट इज़ नॉट राइट। क्योंकि उन्हीं की वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस चल रहे थे, फाइनेंस हो रहे थे। बट ऑन द होल जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत डिफेक्टिव था, क्योंकि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था ऑफ द 18th सेंचुरी वो बहुत ही ट्रेडिशनलिस्ट था अपनी अप्रोच में, ओरिजिनल थॉट को इनकरेज नहीं करता था, और जो भी आपके एंशियंट लर्निंग्स थे उसके भरोसे चल रहा था। जो कि न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे थे वेस्ट में, उस सब के, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उस सब के लाइन में नहीं चल रहा था। एट द सेम टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब जो आपके प्री स्कूल के, प्ले स्कूल के बाद चालू होती है और आपके 11th-12th से पहले होती है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन में हिंदूज़ को विलेजेस में दी जाती थी, आपके विलेज स्कूल्स वगैरह में। मुस्लिम्स को मॉस्क्स में बाय मौलवीज़ दी जाती थी ये एजुकेशन। अब इसमें मोस्टली हायर कास्ट मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ जाते थे एलिमेंट्री स्कूल्स में, बट दिस इज़ नॉट अ सेट रूल। लोअर कास्ट वर अलाउड, बट इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। Important point to note about the education system in the 18th century is there was one good thing, that teachers in the 18th century India, they enjoyed a lot of social prestige in the society. And बुरी चीज़ ये थी कि girls were seldom given the chance to educate themselves. ये है आपका एजुकेशन वाला रिमेनिंग। नेक्स्ट, सोशल लाइफ। हिंदूज़ की जो सोशल लाइफ थी, इट वाज, हिंदूज़ की सोशल लाइफ का जो सेंट्रल फिगर था वो था कास्ट। अब कास्ट सिस्टम को एक बहुत बड़ा डिवाइसिव फोर्स देखा गया है 18th सेंचुरी इंडिया में। वाई? क्योंकि जो हायर कास्ट थे उन्होंने सारी सोसाइटी की पावर्स, प्रिविलेजेस, प्रेस्टीज अपने हाथों में मोनोपोलाइज कर ली थी, एक मोनोपोली बना ली थी। और इसके अलावा जो कास्ट रूल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा रिजिड थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरकास्ट मैरिजेस फॉरबिडन थी, रिस्ट्रिक्शंस थी इंटरकास्ट डाइनिंग पे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी पे कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, कि यू कैन नॉट ईट विद अ पर्सन ऑफ अ लोअर कास्ट, यू कैन नॉट मैरी अ पर्सन ऑफ अनदर कास्ट। सो इस वजह से हिंदूज़ में एक बहुत बड़ा डिवाइसिव फोर्स का रोल प्ले किया कास्ट ने। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुस्लिम्स को भी दे वर नॉट लेस, नो लेस डिवाइडेड देन द हिंदूज़। मुस्लिम्स में शियाज़ और सुन्नीज़ में रिलीजियस डिफरेंसेस थे। इनफैक्ट जो बाकी मुस्लिम्स थे, जैसे ईरान के जो मुस्लिम्स थे, अफ़गान के, जो टर्की के थे, और जो हमारे हिंदुस्तानी मुस्लिम्स थे, वो एक दूसरे से काफ़ी अग्री नहीं करते थे। इसके अलावा आपके मुस्लिम्स में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। जो अपर कास्ट मुस्लिम्स थे, जो कि बहुत वेल ऑफ थे, उनको बोला जाता है शरीफ मुस्लिम्स, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन करना शुरू किया विद द लोअर कास्ट मुस्लिम्स हु वर नोन एज अजलाफ। फैमिली सिस्टम। फैमिली सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी सोशल लाइफ का। फैमिली सिस्टम जो था 18th सेंचुरी का, वो मोस्टली वो 99.99% पेट्रियार्कल ही था। पेट्रियार्कल मतलब हाउस होल्ड इज़ डोमिनेटेड बाय द सीनियर मेल मेंबर। केरला में कुछ एग्जांपल्स हैं इस टाइम के। नायर कम्युनिटी जो कि मैट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर था। आउटसाइड केरला मोस्टली पूरे कंट्री में पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर ही था। तो विमेन जो थी 18th सेंचुरी की, उनकी लाइफ्स जो थी दे वर कंट्रोल्ड बाय देयर मेल रिलेशंस, और उनकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं थी। विमेन ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिया को दो ही रोल्स में देखा जाता था, मदर्स एंड वाइव्स, एंड they were given a great deal of respect and honor in these roles. But yes,
कोई इसके अलावा कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं थी। कुछ एक्सेप्शंस हैं, एग्जाम्पल अहिल्या बाई जिन्होंने इंदौर पे राज किया इस पीरियड में, बट ऐसे एक्सेप्शंस बहुत कम हैं। इसके अलावा आपके अपर कास्ट विमेन और लोअर कास्ट विमेन में भी कुछ डिफरेंसेस थे। विमेन का ओवरऑल ये था कि इंडिविजुअलिटी नहीं थी। फिर अपर कास्ट विमेन जो थी दे वर नॉट अलाउड टू वर्क, बट लोअर कास्ट विमेन बिकॉज उनकी इनकम फैमिली की इतनी कम होती थी तो इनको अलाउ किया गया कि भाई आप फार्म्स में या कुछ कुछ जॉब्स करके आप अपने हस्बैंड्स की कम इनकम को सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अपर कास्ट विमेन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ में भी एक डिफरेंस था। जो नॉर्थ की अपर कास्ट विमेन थी वहाँ पे पर्दा सिस्टम अडॉप्ट किया गया था। पर्दा बेसिकली अपने फेस को जो वेल करते थे। साउथ में ऐसा नहीं अडॉप्ट किया था हायर कास्ट विमेन ने। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अब 18th सेंचुरी इंडिया में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस और बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ थे। बॉयज़ एंड गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू मिक्स विद ईच अदर, प्रॉबली बिकॉज फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं थी। जो उनकी मैरिजेस थी दे वर फिक्स्ड बाय हेड्स ऑफ देयर फैमिलीज़, एंड देयर आर एविडेंसेस कि बहुत अर्ली मैरिजेस होती थी। ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं जब 3-4 ईयर्स के ही एज पे बच्चों का मैरिज वॉज फिक्स्ड। इसके अलावा men were allowed to marry as many times as they want. Women were supposed to marry only once in their lifetime. इसके अलावा जो हायर कास्ट विमेन थी, उन हायर कास्ट फैमिलीज जो थी वहाँ पे डाउरी का सिस्टम था। तो डाउरी का सिस्टम यू कैन सी इट इज़ सो ओल्ड। अभी हम 21st सेंचुरी में हैं और 18th सेंचुरी का था, यानी यू कैन से ऑलमोस्ट 300 ईयर्स पुराना कस्टम है, एंड इट इज़ स्टिल नॉट completely eliminated from our societies. अब ये जो डाउरी सिस्टम था ये उस टाइम पे केवल हायर कास्ट हाउस होल्ड्स में था, क्योंकि लोअर कास्ट हाउस होल्ड्स में हमने देखा है कि इनकम्स इतनी वीक थी कि विमेन को भी पार्टिसिपेट करना पड़ता था जॉब्स वगैरह थोड़ी बहुत करने में। तो इसीलिए केवल अपर कास्ट के पास इतना पैसा था कि वो इससे डाउरी वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा मैरिज से डाउरी के अलावा दो और सोशल इवल्स एसोसिएटेड थे 18th सेंचुरी में। एक था सती की प्रैक्टिस और एक था आपका विडोज़ की बहुत ख़राब कंडीशन थी। तो सती बेसिकली इट वाज द राइट ऑफ अ हिंदू वुमन कि शी कैन बर्न हर सेल्फ अलॉन्ग विद द बॉडी ऑफ हर डेड हस्बैंड। तो ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा देखा जाता था, साउथ इंडिया में कस्टम नहीं देखा जाता था। और नॉर्थ इंडिया में भी सबसे ज़्यादा राजपूत्स और बंगाल में देखा जाता था। नाउ यू वुड क्वेश्चन कि वाई, एंड इट वाज आल्सो सीन इन हायर कास्ट, लोअर कास्ट में इतना ज़्यादा नहीं था। तो यू वुड क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है कि हायर कास्ट में ही इतना ज़्यादा सती का प्रेवलेंस था। वन रीज़न यू कैन सी इज़ बिकॉज ऑफ हाई कास्ट women they were not so empowered, क्योंकि लोअर कास्ट women they still had some skills because they used to work अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करने के लिए। तो इनके पास तो हायर कास्ट women के पास बिल्कुल ही स्किल्स नहीं थी शायद। तो अगर इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो इन ऑर्डर टू फीड देमसेल्फ उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट का तरीका नहीं होता था। तो प्रॉब्ली दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट दे किल्ड देमसेल्व्स अलॉन्ग विद देयर हस्बैंड्स। इसके अलावा जो रीजंस हैं वो ये हैं कि विमेन की जो कंडीशन, विडोज़ की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा पिटेबल थी हमारे 18th सेंचुरी इंडिया में। उनके लाइफस्टाइल, डाइट, क्लोथिंग, एवरीथिंग पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। और ऐसा मान उस टाइम का कस्टम था कि जो भी विडो हो जाती है लेडी, शी हैज़ टू गिव अवे ऑल द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, बी इट ड्रेसिंग द वे शी लाइक्स, ईटिंग वॉट एवर शी लाइक्स, वेयरिंग वॉट एवर शी लाइक्स। तो ये सब उसको रिनाउंस करने पड़ते थे ये सब प्लेजर्स, एंड शी ओनली हैड टू डू सेल्फलेस सर्विस ऑफ द केयर टेकर। अगर हस्बैंड की फैमिली साथ में रखती थी उसको तो उनका केयर करनी पड़ती थी, अगर ब्रदर की फैमिली रखती थी तो उनका केयर करनी पड़ती थी। तो विडो रीमैरिज जो था वो ही एक ऑप्शन था जिससे सती को कम किया जा सकता है और विडोज़ की कंडीशंस इम्प्रूव की जाती है, करी जा सकती है। तो बहुत सारे किंग्स ने, जैसे राजा सवाई जय सिंह ऑफ आमेर, इन्होंने कोशिश करी विडो रीमैरिज को पुश करने के लिए, बट एज इट इज़ द कंट्री वॉज वेरी बैकवर्ड उस टाइम पे, तो ये इतना अडॉप्ट नहीं किया गया उनका ये सजेशन। कल्चरल लाइफ, अगर हम 18th सेंचुरी इंडिया की कल्चरल लाइफ के बारे में बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कल्चरल लाइफ में एकदम डार्क एज था,
बट कुछ भी ऐसा नहीं था कि एकदम कल्चर में पाथ ब्रेकिंग चीज़ें आ रही हैं, न्यू आइडियाज़, न्यू बिलीव्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं था। बेसिकली एक कल्चरल कंटिन्यूटी का था कि जो इतने सेंचुरी से कल्चर चला आ रहा है उसी को ही कंटिन्यू किया गया। अब कल्चरल कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि कौन सी चीज़ को कितना पेट्रोनेज मिलता है। दैट बेसिकली दिस मीन्स कि कल्चरल कंटिन्यूटी उन कल्चर के एलिमेंट्स की थी जिनको बहुत ज़्यादा जो रिलाई नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते थे पेट्रोनेज ऑफ किंग्स एंड रिच एंड लग्जरी लविंग नोबल्स, क्योंकि उनके डिक्लाइन के बाद नेचुरली ये एकदम निगलेक्ट हो गए। जो एलिमेंट्स ऐसे थे हमारे कल्चर के जो कि बहुत ज़्यादा पेट्रोनेज ऑफ द अपर क्लास पे नहीं डिपेंड करते थे, ओनली दे वर कंटिन्यूड। फॉर एग्जाम्पल आपके मुग़ल पेंटिंग्स और आपका जो मुग़ल आर्किटेक्चर था उसमें एक पीरियड ऑफ निगलेक्ट आ गया क्योंकि ये सोलली डिपेंडेंट थे पेट्रोनेज पे। तो बहुत सारे हमारे जो पेंटर्स थे मुग़ल स्कूल के, वो वहाँ से निकल के वो जो सेमी इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने थे मुगल्स को डिस्ट्रॉय करके उनके कोर्ट में गए, वहाँ जाके उन्होंने फिर से अपना शुरू किया और धीरे धीरे ऐसे करते हुए वहाँ के एलिमेंट्स अब्जॉर्ब करते हुए कुछ न्यू पेंटिंग स्टाइल्स भी आए, सच एज कांगड़ा पेंटिंग्स एंड द राजपूताना पेंटिंग्स। अब हम बात करते हैं कल्चरल कंटिन्यूटी वाली चीज़ों की, जिनको जो कि बहुत ज़्यादा पेट्रोनेज पे नहीं रिलाई करते थे। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं आपके म्यूज़िक एंड पोइट्री, बिकॉज दे वर इक्वली इंजॉयड बाय द कॉमनर्स इन इंडिया। म्यूज़िक नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया 18th सेंचुरी में, और पोइट्री जो है पोइट्री भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। पोइट्री में कुछ चेंजेस दिखने को मिलते हैं। एक नेगेटिव टोन है हमारी पोइट्री की उस टाइम पे, यानी पेसिमिस्टिक एक टोन है, प्रॉबेबली जितना इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था और जो डिस्पेयर था उसको दिखाता है ये। और इसके अलावा पहले की जो पोएम्स होती थी वो बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ, नेचर और इस सब से एसोसिएटेड होती थी। बट अभी जो 18th सेंचुरी की हमें पोइट्री का कंटेंट दिखता है वो बहुत अलूफ दिखता है विद द डे टू डे लाइफ एंड नेचर। तो प्रॉबेबली ये बताता है कि जो रूलर्स थे उस टाइम के, उनका जो कि कहीं ना कहीं पेट्रोनाइज करते थे इन आर्टिस्ट्स को, उनका स्पिरिचुअलिटी से जो था वो रिलेशन कम होता जा रहा था। अब आपके म्यूज़िक और आपको पोइट्री दोनों करने के लिए यू नीड लैंग्वेज, यू नीड लैंग्वेजेस। तो बहुत सारे लिटरेचर डेवलपमेंट भी हुआ। फॉर एग्जांपल आपका उर्दू का डेवलपमेंट हुआ, और ये उर्दू का डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा मीटिंग ग्राउंड हो गया हिंदूज़ और मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि दोनों उर्दू में राइट करते थे। इसके अलावा मलयालम लिटरेचर हुआ केरला का, उसके बाद कथकली लिटरेचर और डांस एंड म्यूज़िक केरला में डेवलप हुआ, फुल डेवलपमेंट हुआ इस टाइम पे। इसके अलावा पंजाब में जो हीर रांझा है जो कि एक रोमांटिक एपिक है, इट वाज उसके लिरिक्स लिखे गए बाय दया उसके लिरिक्स लिखे गए बाय दया राम, और उसको कंपोज किया वारिस शाह ने। आप इधर यू कैन सी अ पिक्चर ऑल्सो ऑन द राइट हैंड साइड, it's a Punjabi epic. It was the lyrics were given by Daya Ram, and it was composed by वारिस शाह। 18th सेंचुरी एक सिंधी लिटरेचर के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि इसी टाइम पे शाह अब्दुल लतीफ़ ने एक बहुत ही फेमस कलेक्शन ऑफ उनकी पोएम्स था जिसको बोला जाता है रिसालो, उसको कंपोज किया था। लेफ्ट हैंड साइड पे यू कैन सी अ पिक्चर रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़। इंडियन कल्चर की जो सबसे बड़ी वीकनेस थी वो थी साइंस। आप यू कैन रिमेंबर कि गुप्तास के टाइम पे हम इतना ज़्यादा इंडियंस यूज टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसेज। वी गेव ज़ीरो टू द वर्ल्ड, वी गेव ज्योमेट्री टू द वर्ल्ड, वी हैड द फर्स्ट बिगनिंग्स ऑफ medical treatments in चारक and सुश्रुता's writings. बट 18th सेंचुरी इंडिया ने बहुत ज़्यादा लैग कर गया, बहुत ज़्यादा पीछे रह गया वेस्ट से इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। वेस्ट में स्पेशली यूरोप में ऐसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रहा था, रोज़ ऐसी ऐसी डिस्कवरीज आ रही थी जो कि कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रही थी उनकी इकोनॉमी को,
उनके इंडस्ट्रीज़ को, उनके पॉलिटिक्स को, उनके थिंकिंग सिस्टम को और उनके इंस्टीट्यूशंस को। इंडिया ऑन दी अदर हैंड बहुत ज़्यादा इंडियंस में नोबल्स एज वेल एज कॉमन पीपल बहुत ज़्यादा हम सुपरस्टिशियस थे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया ये जो भी वेस्टर्न डेवलपमेंट्स हो रहे थे। हमने मिलिट्री स्टाइल्स और ट्रेनिंग इम्बाइब की। एक्सेप्ट टीपू, सारे रूलर्स ने केवल उसी पे ध्यान दिया। टीपू सुल्तान ने ही पेड अटेंशन टू द डेवलपमेंट्स इन द वेस्ट। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारा लैग बैकवर्डनेस थी, इट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतने आराम से डोमिनेट कर लिया, बिकॉज वी कुडंट गिव देम अ फाइट, आवर इंडस्ट्रीज कुडंट गिव देम अ फाइट। तो वो आराम से अपना धीरे 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 पूरा ट्रेड एक्सपैंड करते गए। और जो ये पावर और टसल और वेल्थ का जो लोगों को सपना था उस टाइम पे, और एक इकोनॉमिक डिक्लाइन में ये जो एक चल रहा था, तो इकोनॉमिक डिक्लाइन में इसको पावर और वेल्थ अक्यूमुलेट करने के लिए लोगों ने अपने मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया, स्पेशली नोबल्स ने और अपर क्लासेस ने। द कॉमनर्स दे वर स्टिल लॉयल टू देयर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, शायद इसलिए क्योंकि कॉमन लोगों को इतना मनी इस टाइम पे टच ही नहीं किया था कभी, इतना ही प्रोग्रेस हो नहीं रहा था देश में कि उनके तक इतना प्रॉस्पेरिटी पहुँचे। तो प्रॉब्ली दैट इज़ वाई कि उनका लाइफस्टाइल सेम था। बट नोबल्स जब वो उनकी इतनी लग्जरी लिविंग लाइफ थी और उन्होंने देखा कि अब वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो दे रिजॉर्टेड टू रॉन्ग मीन्स लाइक टेकिंग ब्राइब्स और एक्स्ट्रा रेंट किसी तरह ऑप्रेस करके पीसन से लेना। वन ऑफ द मोस्ट हाई पॉइंट्स जो कि 18th सेंचुरी के थे वो था सेक्युलरिज्म। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस थे बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। अगर वॉर्स और अलाइंसेस होती भी थी, दे वर नेवर बेस्ड ऑन रिलीजियस कंसिडरेशंस। हमेशा पॉलिटिक्स जो थी वो सेक्युलर पॉलिटिक्स थी। उसके अलावा हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स नॉन रिलीजियस फेयर्स में कोऑपरेट करते थे, सच एज हिंदूज़ दे यूज्ड टू राइट इन उर्दू, Muslims they used to write in Urdu, Hindus used to write in Persian, Muslims used vernacular languages. They also cooperated in the religious sphere, क्योंकि both were influenced, Hindus were influenced by Bhakti movement and Muslims were influenced by Sufi movement, and both these movements taught them the qualities of love, devotion to their God, as the means of salvation. So they were not interested in interfering with the affairs of the other religion, and they practiced a policy of tolerance. This was it for the video. Thank you, and do like, subscribe and comment for any improvements. Thanks.